नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति में मुसलमानों की स्थिति पर, यानी मुस्लिम पॉलिटिक्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। असल में अगर भारतीय राजनीति में हमें मुसलमानों की स्थिति को समझना है तो दो पैरामीटर यहाँ पर हमारे लिए हो सकते हैं। पहला तो हम ये देखें कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हमारे लेजिस्लेचर में, यानी हमारे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, वह किस तरीके का रहा है। और दूसरा, जो मुसलमानों से रिलेटेड इलेक्टोरल इश्यूज़ हैं, क्या वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में उन इश्यूज़ को रेज किया गया है या नहीं। तो एक एक करके पहले इनको हम देखते हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, तो 1952 में जब हमारा फर्स्ट लोकसभा गठित हुआ था, उस वक्त महज 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम समुदाय से चुने गए थे। उसके बाद के लोकसभा चुनाव में भी यह संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। इनकी संख्या सबसे अधिक आज तक के इतिहास में तब देखी गई जब 1980 में 49 MP वह मुस्लिम कम्युनिटी से इलेक्ट किए गए थे। अगर हम प्रीवियस इलेक्शन की बात करें, यानी 2019 के इलेक्शन की बात करें, तो नंबर ऑफ जो मुस्लिम MP थे वो 27 थे। यानी कि अभी तक के इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में रहा है, लोकसभा में रहा है, वो लेस देन 6% रहा है, यानी 6% से भी कम रहा है। अगर मुसलमानों की आबादी को हम देखें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग नियरली 14%, तो उसके हिसाब से ये रेशियो बहुत कम है। यानी मुस्लिम समुदाय पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेटेड रहा है और उसका सही तरीके का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं रहा है। दूसरी ओर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में इनका प्रतिशत अब तक लगभग 10.6% के लगभग रहा है। यानी कि लोकसभा जहां पर जनता के बीच में चुनाव लड़े जाते हैं, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट की विनिंग कैपेबिलिटी काफ़ी कम है। लेकिन राज्यसभा में जहां इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, जो मुसलमानों की राजनीति करती रही हैं, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को राज्यसभा में ज़रूर भेजा है। लेकिन दोनों ही जगहों पर हम देखें तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वह एडिक्वेट नहीं रहा है। अब आते हैं, बात करते हैं मुस्लिम जो इलेक्टोरल इश्यूज़ हैं, वो इलेक्टोरल इश्यूज़ क्या यहाँ पर उठाए जाते रहे हैं। तो मुस्लिम अगर इलेक्टोरल इश्यूज़ की बात करें तो आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों के जो धार्मिक हित हैं, जो उनकी धार्मिक आज़ादी का सवाल है, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाती रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये अहम है कि क्या मुसलमानों के लिए चुनावी मुद्दा केवल उनके धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है या उनके कोर इश्यूज कुछ अलग हैं। और अगर इसको समझना है तो हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को यहाँ पर कोट करना होगा। सच्चर कमेटी का ये मानना था कि भारत में जितने भी समुदाय हैं, उन सभी कम्युनिटीज़ में मोस्ट जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी है वो मुस्लिम समुदाय है। उनका मानना था कि गवर्नमेंट जॉब में लेस देन 5% रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम सोसाइटी का है। अगर 2011 के सेंसस के आंकड़े हम ले तो मुस्लिम सोसाइटी में 42.7% पॉपुलेशन इलिटरेट है, यानी अशिक्षित है। और मुस्लिम समुदाय से ग्रेजुएट होने वाले लोगों की संख्या महज 3% यहाँ पर है। अगर हम पॉवर्टी लाइन की बात करें तो सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हेल्थ इंडिकेटर में अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ तक कि 2011 के जनगणना के जो आंकड़े बाद में प्रकाशित हुए 2016 में, तो उसमें ये भी बताया गया कि भारत में प्रत्येक चौथा मुस्लिम वह बेगिंग करता है, यानी भिक्षावृत्ति करता है। तो इस तरीके के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मुसलमानों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो बेहद ही वर्स्ट रही है, खराब रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इलेक्टोरल इशू का पार्ट बन पाया है? क्या कभी मुस्लिम सोसाइटी के वीकर सेक्शन की बातों को वह चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश की गई कि कभी कहा जाए कि बुनकर समुदाय की क्या प्रॉब्लम्स हैं, पासमानदा मुस्लिम की समस्याएं क्या हैं, इनके लिए एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए क्या किया जा सकता है? क्या ये चुनावी मुद्दा रहा है? तो इसका जवाब यही होगा कि नहीं। असल में जो धार्मिक पहचान की राजनीति थी वह एक बड़ा मुद्दा रहा। और धार्मिक पहचान का भी मतलब ये था कि एक फियर फैक्टर था कि मुसलमानों के धार्मिक पहचान के सामने हिंदू मेजॉरिटी का एक बड़ा खतरा वहाँ पर बिल्ड किया गया और उसी से प्रोटेक्ट करने का हमेशा से प्रयास किया जाता रहा है। अब सवाल ये है कि न तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बेहतर रहा है और न ही मुस्लिम जो इलेक्टोरल इश्यूज़ हैं वो पॉलिटिक्स में सही जगह पा पाए।
तो वजह क्या है, आखिर क्यों मुस्लिम भारतीय राजनीति में अपने को बिल्कुल गायब सा दिखाई देता है या लॉस्ट सा दिखाई देता है? अगर हम इस पूरे एनालिसिस को दो रूपों में, इसके दो फैक्टर की बात करें, एक पॉलिटिकल फैक्टर और एक सोशल फैक्टर, तो हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे कंक्लूड करना आसान होगा। अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें तो भारतीय राजनीति में मुसलमानों की जो राजनीति है उसकी स्वतंत्र पृथक राजनीति कोई नहीं हुई है आज़ादी के बाद। यहाँ मेनली शुरुआती दौर में कांग्रेस के द्वारा और बाद में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ रही हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या टीएमसी अभी की पार्टी है, ऐसी बहुत सी पार्टीज़ रही हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि वो मुस्लिम इंटरेस्ट को लेकर चलती हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स वहाँ पर करती आई हैं। ये जितनी भी मुस्लिम जो सपोर्टेड जो पार्टी यहाँ पर रही हैं, इन पार्टीज़ ने मुस्लिम समाज का जो रोल रहा है वो एक एसोसिएट रोल यहाँ पर रखा। ये एक बड़ा वजह रहा। मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि मुसलमानों में से उनका जो लीडरशिप है उसको इमर्ज कराया जाए और उनमें जो है अलग अलग उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है? ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि मुस्लिम अगर एमपी इलेक्ट नहीं हुए हैं भारत में लोकसभा के लिए, तो ये आंकड़े अपने आप में ये बात बता रहे हैं कि इनको शायद उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन उन पार्टियों ने ही नहीं दिया जिन पार्टियों ने उनकी राजनीति यहाँ पर की। असल में मुद्दा ये रहा है कि जो इस तरीके की सेकुलर पार्टी रही है, जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती आई हैं, उन्होंने वोट बैंक पर तो ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब मुस्लिम वोट अगर मिल जाए वो तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन का पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रभावी रूप में नहीं हो पाया। मतलब ये है कि अमूमन मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंसी में ही उतारा गया। यहाँ पर जो करेज दिखाना था, जो एक्सपेरिमेंट करना था कि उन्हें उन हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में भी लाया जाए जो वहाँ मुस्लिम लीडर अगर पॉपुलर हैं और अगर जनप्रिय हैं तो उनको स्थापित किया जाए, उन्हें जो है लीडरशिप को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, उनको भी उसमें इंक्लूसिव नेचर में उनके रिप्रेजेंटेशन को लाया जाए। इस तरीके के प्रयास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो एक तो मुस्लिम लीडर बहुत ज़्यादा इमर्ज नहीं हो पाए, डाइवर्सिटी जो मुस्लिम लीडर्स की है वो बहुत कन्फाइंड रही है। कुछ गिने चुने मुस्लिम लीडर रहे हैं और उनकी फैमिली जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती आई हैं, लेकिन जो नया यूथ, जो मुस्लिम लीडर उभरना चाहिए जिस तरीके से, और जो उन्हें एक सही प्लेस मिलना चाहिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन और संसद में, उस तरीके से प्रयास नहीं हो पाए। दूसरा बड़ा मुद्दा ये रहा कि जो मुस्लिम जो इशूज़ रहे हैं, उन इशूज़ को जो हमने अभी बताया कि सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के, उन इशूज़ को भी उस तरीके से रेज नहीं किया गया। हमेशा जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, उस पर फोकस किया गया और इन पार्टीज़ ने जो एक बड़ा काम यहाँ पर किया कि हिंदू मेजॉरिटेरियन जो रिजीम है उसका एक फियर यहाँ पर दिखाया गया और मुस्लिम वोट को जो है पोलराइज करके वो लेने की कोशिश वहाँ पर की गई। लेकिन जो इनके कोर इशूज़ थे उन इशूज़ पर शायद ही चर्चा यहाँ पर हो पाई। तो पहला तो मुद्दा ये रहा। दूसरा बड़ा मुद्दा ये रहा कि जो मुस्लिम लीडर हैं उनकी एक स्टीरियोटाइप इमेज भी इसी तरीके से बिल्ड होती गई कि वह हमेशा उनकी इमेज एक जनप्रिय नेता के रूप में होने के बजाय, मास लीडर के रूप में होने के बजाय, वह एक कौम के लीडर के रूप में ही देखे गए। उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो नैरेटिव्स थे, वह एक कौम से ही केवल जुड़े रह गए। तो इसलिए जो अदर कम्युनिटी का उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए था, एक्सेप्टेंस, वो नहीं मिल पाया। तो इस वजह से भी मुस्लिम राजनीति जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बन पाया। तीसरी बड़ी बात ये रही कि मुस्लिम जो ऑटोनमस पार्टीज, ऑटोनमस जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, यानी मुसलमानों के द्वारा अपनी खुद की राजनीति वहाँ पर शुरू की जाए, ये एक्सपेरिमेंट भारत में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। क्योंकि मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, सपा बसपा, अदर पार्टीज़ रही हो, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे।
तो इनका स्वायत्त राजनीति नहीं हो पाया। स्वायत्त राजनीति जो हुआ भी वो रीजनल बेसिस पर, पैन इंडिया लेवल पर नहीं हुआ। यानी जम्मू कश्मीर में पीडीपी या वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब उभर गए, या ओवैसी साहब जो है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में वहाँ पर उभर गए, या केरला में मुस्लिम लीग। तो ये रीजनल लेवल पर मुस्लिम जो सेपरेट पार्टीज रही हैं वो आई, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर इनका कोई प्रभाव नहीं रहा और इन पार्टियों ने उस दिशा में कोई सीरियस एफर्ट्स भी नहीं किए। यानी कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ पर तो ये अपने कैंडिडेट आज भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पर, लेकिन जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया हैं वहाँ की पॉलिटिक्स, उनको अपने साथ जोड़ने की राजनीति ये बड़े स्तर पर यहाँ नहीं हो पाया। तो एक बड़ा रीज़न रहा कि इनकी स्वतंत्र राजनीति यहाँ पर नहीं हो पाई। एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये रहा कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स इंडिया में रही है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान से ही, वहाँ एक इस तरीके की मेंटालिटी वहाँ पर डेवलप की गई कि रिलीजियस आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी के खिलाफ वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। मतलब अंग्रेजों का ये मानना था, और उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भारत में अप्लाई किया था, उन्होंने मुसलमानों को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर कल को भारत आज़ाद होता है, लोकतांत्रिक देश बनता है, तो मेजॉरिटी हिंदू है और वही यहाँ पर पावर में आएगा। तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में उनके इस नैरेटिव ने ही मुस्लिम लीग को धीरे धीरे वहाँ पर वह खड़ा किया। और आगे जब हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, आरएसएस और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जब वो बने, तो इस बाइनरी को और अधिक इस्टेब्लिश करना आसान ब्रिटिशर के लिए हो गया था। लेकिन ये मेंटेलिटी इतनी हावी होती गई कि यहाँ पर एक सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी वहाँ पर बनती गई, और भारत में राष्ट्रवाद के ही समानांतर एक धार्मिक उपराष्ट्रवाद की जो भावना, रिलीजियस सब नेशनलिज्म की भावना जो है वह मुसलमानों में घर करती गई। जहाँ पर आप अगर आज़ादी के आंदोलन के दौरान के कई मुद्दों को देखेंगे तो उनसे रिलेट कर पाएंगे। जैसे 1909 में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपीज करने के लिए कम्युनल अकॉर्ड स्टार्ट किया, यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, जो कि निश्चित रूप से विभाजनकारी थी, क्योंकि उसमें कहा गया था कि मुसलमानों का हित केवल मुसलमान ही देख सकता है, उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इसलिए जो भी कंस्टिट्यूएंसी होंगी वो मुस्लिम के लिए जो है वहाँ पर रिजर्व रहेंगी, और वहाँ वोटर्स भी मुस्लिम रहेगा और लीडर भी मुस्लिम रहेगा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन 1916 के लखनऊ सेशन में कांग्रेस ने उसी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को वहाँ पर मान लिया। ये एक तरीके का अपीजमेंट का पॉलिटिक्स था जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ सके। लेकिन जो मुद्दे को आपने माना था वो मुद्दा कम्युनल था, तो इससे जो है आने वाले समय में हमारी राजनीति में धर्म और राजनीति का घालमेल हो जाता। दूसरा बड़ा मुद्दा आया 1920 में, जब हमारे यहाँ खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। खिलाफत मूवमेंट तुर्की के खलीफा के पद को बचाए रखने के लिए मुसलमानों का एक रिलीजियस मूवमेंट था। तो अगर वो रिलीजियस मूवमेंट लेकर चल रहे हैं कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब आपने नेशनल मूवमेंट के साथ उसको क्लब किया, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यह मुद्दा जो है वह मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी का मुद्दा था, और इसे हम नेशनल आइडेंटिटी के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे थे। मुद्दा है कि तुर्की के खलीफा का पद रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और लड़ाई चल रही है ब्रिटिश शासन के खिलाफ। यहाँ पर यह बात सही है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का रोल रहा है, लेकिन इसने जिस साइकी को क्रिएट यहाँ पर किया कि एक बाइनरी यहाँ पर वह डेवलप होती गई कि एक मुस्लिम सब जो नेशनलिज्म है, एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी, तो वो यहाँ पर कंट्रेरी वहाँ पर देखी गई। आज़ादी के बाद इसका असर यहाँ पर देखा गया कि जब भी यहाँ पर मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात होती है, मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी की बात होती है, तो यहाँ पर रिलीजियस आइडेंटिटी कई बार वह नेशनल आइडेंटिटी के साथ जो है वह कंट्रेरी वहाँ दिखाने की कोशिश की जाती है। अब इस बाइनरी का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इसके रिएक्शन में जो हिंदू मेजॉरिटी का पोलराइजेशन है वो करना आसान हो जाता है। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली हिंदू मेजॉरिटी पोलराइजेशन बढ़ता गया और 2014 के बाद हिंदू जो मेजॉरिटी है वो पोलराइज हुआ, मुस्लिम पॉलिटिक्स और ज़्यादा हाशिए पर जाता जा रहा है, क्योंकि अब रूलिंग पार्टी बीजेपी है, मैक्सिमम एमपी उनके पास हैं, और वो अभी फ़िलहाल मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रहे। यानी वहाँ पर अगर लास्ट इलेक्शन की बात करें
2019 में केवल एक मुस्लिम सांसद बीजेपी से थे। तो जिनके पास सबसे अधिक नंबर ऑफ सीट्स हैं, वहां अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो ओवरऑल तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अपने आप घट जाएगा। तो ये एक बड़ा रीजन, पॉलिटिकल रीजन रहा है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम राजनीति है वो यहां पर कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं मुद्दा जो सोशल फैक्टर है, उनकी हम बात करें। सोशल फैक्टर क्या है? जैसा हमने कहा कि मुस्लिम सोसाइटी के रिलीजियस आइडेंटिटी पर ज़्यादा फोकस किया गया, इसे ही सबसे बड़ा इलेक्टोरल मुद्दा बनाया गया। यानी हमेशा मुसलमानों के सामने एक फियर दिखाया गया, और वो फियर था हिंदू मेजॉरिटी का कि ये खतरा इतना बड़ा खतरा है कि आपके रिलीजन को, आपके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जो मुस्लिम सोसाइटी के जो कोर इश्यूज थे, उस सोसाइटी के जो अपने प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश नहीं की गई। इसका बड़ा साइड इफेक्ट यहाँ पर रहा। मुस्लिम समाज लगातार सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़ता चला गया, और जिस सोसाइटी में एक डिस्कोर्स, मुस्लिम डिस्कोर्स होने की ज़रूरत थी, जो उनके सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए ज़रूरी था, उस तरीके का कोई प्रयास वहाँ पर नहीं हुआ। आप इस बात को इस रूप में समझिए कि भारत में डॉक्टर अंबेडकर को ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने दलित विमर्श को स्थापित किया। और जब उन्होंने दलित विमर्श की बात की तो उन्होंने ये केवल नहीं कहा कि जाति व्यवस्था जो है दलितों के शोषण के लिए जिम्मेदार है, या ब्राह्मणिज्म जो है उसको केवल क्रिटिसाइज किया, बल्कि उन्होंने दलितों को भी बोला ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस जो शोषण का ये चक्र है इससे आप बाहर निकले। और इसके लिए सजेशन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आप इस चक्र से तभी बाहर निकलेंगे जब आप शिक्षित बनेंगे, जब आप यहाँ पर अपने को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप अवेयर करेंगे, आपके जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, परंपरागत व्यवसाय हैं, आप उनको छोड़ेंगे, आप ह्यूमन स्कैवेंजिंग छोड़ेंगे, आप स्किनिंग करना, पशुओं की खाल उतारना, ये सब जो काम आपके हैं, इन सबको हटाइए और अपने को प्रोग्रेसिव, मॉडर्न और साइंटिफिक बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जानिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। ये एक ऐसा नैरेटिव था जिसने दलित सोसाइटी को ऑर्गेनाइज होने का मौका दिया, और आज अगर शेड्यूल कास्ट और दलित सोसाइटी में उस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा रोल यहाँ पर है। इसका फायदा ये होता है कि जो सोसाइटी वो अवेयर होती है, वो अपने मुद्दों को जानती है, पॉलिटिकली अवेयर होती है और अपनी राजनीति खुद करना जानती है, और उसमें नए लीडर्स का इमरजेंस होता है। लेकिन मुस्लिम सोसाइटी में प्रॉब्लम ये रही कि यहाँ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की जो पॉसिबिलिटीज थी वो बिल्कुल न के बराबर रही। अगर हम मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्मर की बात करें तो सर सैयद अहमद खां का नाम यहाँ पर आता है, जिन्होंने किसी एक समय में ये बोला था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में विज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कुरान का आज के दौर में साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन वहाँ पर होना चाहिए और मुस्लिम सोसाइटी को रिलीजियस रिफॉर्म के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सैयद साहब के ही प्रयास थे कि एजुकेशनल मूवमेंट बड़े स्तर पर मुस्लिम सोसाइटी में उन्होंने स्टार्ट किए, और बाद में आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं तो यह उनके ही एफर्ट्स का यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो सैयद साहब के बाद कोई उस तरीके का इंटेलेक्चुअल क्लास जिसका एक्सेप्टेंस पूरे मुस्लिम सोसाइटी में हो, वो इमर्ज किया हो, इसके एग्जाम्पल बेहद कम मिलते हैं। और इस वजह से मुस्लिम सोसाइटी में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म होने चाहिए, जो डिस्कोर्स होने चाहिए, वो नहीं हो पाए। जैसे अगर हम रिलीजियस बेसिस पर देखें, क्या मुस्लिम सोसाइटी का रिलीजियस लेवल पर ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उनकी प्रॉब्लम उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, धार्मिक पहचान, वो खतरे में, यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है? नहीं, धर्म के आधार पर केवल समस्या नहीं है, मुद्दा है मुस्लिम सोसाइटी में भी जो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। लेकिन चूंकि इस तरीके का डिस्कोर्स मुस्लिम सोसाइटी में हुआ नहीं, तो बहुत से मुस्लिम स्कॉलर वह कास्ट सिस्टम को एग्जिस्ट ही नहीं मानते हैं कि इस्लाम में वो एग्जिस्ट करता है, जबकि इंडियन सोसाइटी में ये रियलिटी है, एक फैक्ट है कि अगर हम मुस्लिम सोसाइटी का हम स्तर देखें, सोशल स्ट्रक्चर देखें, तो वहाँ पर अपर लेवल पर हम अशरफ क्लास को देखते हैं, फिर अजलफ क्लास को देखते हैं, फिर अर्जल क्लास को देखते हैं। और यहाँ पर जो अर्जल क्लास है, जो पासमंदा मुस्लिम हैं, बुनकर हैं, जुलाहा हैं, इनकी स्थिति हिंदू सोसाइटी के शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा वर्स्ट है। इसलिए जब तक इनके डिस्कोर्स को हम नहीं खड़ा करेंगे, इनको एम्पावर्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मुस्लिम सोसाइटी में जो नए लीडर का इमरजेंस हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। यही स्थिति जो पैट्रियार्की की है,
पैट्रियार्की हिंदू सोसाइटी में भी रही है, अदर कम्युनिटी में भी रही और मुस्लिम सोसाइटी में भी रही है, लेकिन वहाँ पर उस पैट्रियार्की को तोड़ने का प्रयास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि रिलीजियस आइडेंटिटी की दीवार इतनी बड़ी कर दी गई और धार्मिक पहचान को बनाए रखने का जिद इस तरीके से कर दिया गया कि उस वजह से कभी उस तरीके के रिफॉर्म नहीं आ पाए, या जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इन मुस्लिम सोसाइटी हैं वो उतना मेन स्ट्रीम का डिस्कोर्स नहीं बन पाया। और इन वजहों से मुस्लिम सोसाइटी में जो प्रोग्रेसिव क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो नए लीडर्स हैं, उनकी जो उभार की संभावना थी वो कम हो गई। और यही वजह है कि मुस्लिम सोसाइटी में आज भी जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी को, उनमें हमें बहुत से रिलीजियस लीडर वहाँ पर दिखाई देंगे। वो मुस्लिम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश वहाँ पर करेंगे। अब मुद्दा ये है कि ये जो लीडर यहाँ पर वो कर रहे हैं, ये और ज़्यादा एक स्टीरियोटाइप इमेज बना देते हैं, जिनके कारण मुस्लिम सोसाइटी को लेकर अदर कम्युनिटी में सस्पिशन क्रिएट होते हैं, बायसनेस क्रिएट होते हैं, डिस्टेंस क्रिएट होता है। तो मुस्लिम सोसाइटी के लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना अपने आप को बड़ा मुश्किल होता जाता है। आज अगर वर्तमान में हम यहाँ पर देखें तो अब मुस्लिम राजनीति के भविष्य के सामने और भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हमने कहा कि पूरे भारत में मोर देन 50 कंस्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन मोर देन 30% है, यानी कम से कम 50 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम जो हैं वो चुनाव जीत सकते हैं, जीतने की स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमने कहा कि 2019 में केवल 27 सांसद चुने गए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स उन क्षेत्रों में भी सफल नहीं हो रही है जहां पर वो बहुलता में है। अगर हम प्रीवियस इलेक्शन की बात करें 2019 में, तो मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल का एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ 45% मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन वहाँ पर बीजेपी को चुनाव में जीत मिली। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो चुनाव नहीं जीत पा रहे। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और डिवाइडेड है। अलग अलग सेकुलर पार्टी पूरी तरीके से मुस्लिम वोट पाना चाहती हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मुस्लिम वोट के लिए। हर पॉलिटिकल सेकुलर पार्टीज, नंबर ऑफ सेकुलर पार्टीज ज़्यादा हैं जो अपने को सेकुलर कहती हैं। हर कोई क्लेम कर रहा है हमें मुस्लिम वोट चाहिए, हमें मुस्लिम वोट चाहिए। तो मुस्लिम वोटर भी कंफ्यूज्ड है कि इस दिशा में क्या किया जाए, किसको वहाँ पर चुना जाए। दूसरा, जो रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी है, उसके द्वारा अभी भी जो है वह मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में नहीं उतारा जा रहा है। इसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है वो, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पर तो बीजेपी का बहुत बड़ा प्रभाव है, अगर वह पार्टी मुसलमानों को लेकर आए तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए, लेकिन अगर वो मुसलमानों से दूरी बना लेगी तो फिर ऐसी स्थिति में उनका प्रतिनिधित्व तो कम होगा। तो भविष्य तो यहाँ पर चिंताग्रस्त है। तो ये वाइस एंड वर्सा है स्थिति कि यहाँ पर बीजेपी मुसलमानों को और मुसलमान बीजेपी से एक दूरी वहाँ पर बनाए रखने की कोशिश आज तक करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी ने भी इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया, पासमंदा मुस्लिम की बात करना, मुस्लिम महिलाओं की बात करना, उस नैरेटिव को बीजेपी वहाँ पर लेकर चल रही है। तो बीजेपी जो है, लेकिन अभी भी बीजेपी की जो छवि है वो हिंदू पार्टी के रूप में है और अभी भी मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बहुत सस्पिशियस है, क्योंकि पिछले 10 सालों में बहुत से मुद्दे आए। मॉब लिंचिंग का मुद्दा आया, CAA का मुद्दा, NRC का मुद्दा, आर्टिकल 370 का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। इन मुद्दों को लेकर मुस्लिम समुदाय व बीजेपी को लेकर बड़ा संशयशील वहां पर रहा है। तो इन वजहों से आने वाले समय में मुस्लिम पॉलिटिक्स कहां जा रही है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तीसरी चीज क्या है कि जो मुस्लिम जो पार्टीज़ हैं, जो मुस्लिम जो अलग से सेपरेट जो है मुस्लिम पार्टीज़ कर रही हैं, अभी भी हमने कहा वो अपनी स्टीरियोटाइप इमेज से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अभी भी वो मुस्लिम जो केवल इशूज़ हैं केवल उन्हीं पर बात करें, और उनमें भी रिलीजियस आइडेंटिटी पर बात की जा रही है। जो उनके कल्चरल इशूज़ हैं, रिलीजियस इशूज़, जो कास्ट स्ट्रक्चर वहाँ पर है, जो पैट्रियार्की है, इन मुद्दों पर बातें नहीं हो रही हैं। उनमें नए लीडर इमर्जेंस कराने की कोशिशें अभी भी नहीं हो रही। तो इसलिए वो इंक्लूसिव इन नेचर नहीं है। मुस्लिम लीडर वह सबको इंक्लूड कर सके, सबको अट्रैक्ट कर सके, अभी उस तरीके की नहीं है। तो अभी उस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज का भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा नहीं वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए आज जो है मुसलमानों को खुद अपनी राजनीतिक भविष्य को खोजना पड़ेगा।
उन्हें ये समझना होगा कि अगर हमें राजनीति में अपना प्रवेश करना होगा तो हमें अपने समुदाय की राजनीतिक और सामाजिक समझ का ज़्यादा विकास करना होगा, लोगों को पॉलिटिकली सोशलाइज करना होगा। जब तक मुस्लिम जो लीडर हैं, मुस्लिम जो यूथ है, वो खुद जो है लीडर नहीं बनेगा, क्योंकि मुस्लिम के समुदाय के गार्जियन बहुत हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय जब वो खुद वहाँ से, एक डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम समुदाय से जब नहीं निकलेगा, एक महात्मा गांधी वहाँ से नहीं निकलेगा और वहाँ पर ऐसा नैरेटिव सेट नहीं करेगा कि जो केवल मुसलमानों के लिए न हो, बल्कि वह सभी सोसाइटी के क्लास के लिए, वर्गों के लिए, क्षेत्रों के लिए वहाँ पर होगा, तब तक वहाँ पर मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये एक समय है कि जहाँ पर मुस्लिम सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन हो, परंपराओं को छोड़ने की बात नहीं है, धार्मिक पहचान को भी छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म होने चाहिए, अब उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसलिए जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, या उनकी भूमिका बढ़ जाती है। जो नया पौध, नया जनरेशन मुस्लिम समाज का है, उसको इस पूरे मैट्रिक्स को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। केवल इस बाइनरी, हिंदू और मुस्लिम की बाइनरी से आप इस चीज़ को समझेंगे तो रिएक्शनरी सेंटिमेंट केवल वहाँ पर आएंगे और उसका कोई रिजल्ट अगर पॉजिटिव निकले तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो है वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और इनके साथ साथ मुस्लिम समाज की जो स्टीरियोटाइप इमेज है उसको ब्रेक करना होगा, कि जो बार बार वहाँ पर जो है उनको अपनी लॉयल्टी सिद्ध करनी होती है, ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन वह यहाँ भारतीय समाज में बहुत से लोगों ने किया है, आज़ादी के आंदोलन के समय से लेकर अब तक। इसलिए उनके कंट्रीब्यूशन, उनके रोल के ऊपर कोई सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता है, चाहे अशफाकुल्ला खां हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, या वीर अब्दुल रहे हों, या फिर डॉक्टर APJ कलाम साहब, तमाम तरीके के नाम है और एक दो नाम नहीं है, लंबी लिस्ट है। तो मुसलमानों का अपना बड़ा रोल रहा है भारतीय समाज और राजनीति में, लेकिन अब उन्हें ऐसे जो लीडर हैं जो कि पूरे भारत को पसंद हो, उस तरीके के लीडर लाने होंगे और उसके लिए स्टीरियोटाइप इमेज वहाँ पर बदलना होगा। ये हेट्रेड की पॉलिटिक्स अगर स्टार्ट हुई कि वहाँ पर हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ बनने स्टार्ट हो गए, यह भारत के लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है, मुसलमानों के लिए तो ज़्यादा गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो सामाजिक समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। मेरा मानना है कि आप सभी लोग इन मुद्दे पर जो है एक सेकुलर लिबरल जो है आइडियाज़ लेकर चले। रिजिडिटी पहले तो अपने अपने अंदर से त्यागिए। ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन है, राजनीति, धर्म का राजनीतिकरण कोई भी कर रहा है, इन चीज़ों से बचने की कोशिश वहाँ पर कीजिए और एक हेल्दी नैरेटिव बिल्ड करिए अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों में। और अगर ऐसा होता है तो मैं इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटिक्स के फ्यूचर को लेकर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और जो खतरे हैं उन खतरों को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर अगर कोई ये बोल रहा है कि मुसलमानों के लिए मुश्किल हालात हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उसका सलूशन क्या है, समाधान क्या है। रिएक्शन समाधान नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इनिशिएशन, एक रचनात्मक पहल यहाँ पर करनी होगी और ये हम, आप और समाज मिलकर जब करेगा तो ये रिजल्ट आने वाले समय में बिल्कुल आएगा। आपके विचार इस विषय पर क्या है ज़रूर बताइएगा। अगले इसी तरीके के किसी मुद्दे पर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।